नमस्कार, आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर सीरीज में आज जानते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में परीक्षा उपयोगी पैटर्न्स के साथ करते हैं और आज समझते हैं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रक्रिया है और इसके क्या उपयोग है, और एक प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रॉब्लम और रेमेडियल मेजर्स से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार प्राथमिक या द्वितीयक सेल कार्य करते हैं। तो यहाँ एक द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल को डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान दिखाया गया है और इन प्रक्रियाओं के दौरान इस विलयन में जो आयनीकरण होता है उस विद्युत अपघट्य विलयन में आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रोड्स पर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह हो जाता है, अर्थात रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। इस तरह की प्रक्रिया सेल में होती है। वहीं द्वितीयक सेल में अगर बाहर से हम विद्युत धारा का स्रोत लगा देते हैं तो उस स्रोत के विभवांतर से आयन का बलपूर्वक गतियां यहां रासायनिक परिवर्तन कर देती हैं। तो रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा की उत्पत्ति या विद्युत स्रोत की मदद से धारा प्रवाह द्वारा रासायनिक परिवर्तन करना विद्युत अपघटन है और इन्हें फैराडे ने अपने नियमों से समझाया था। 2 नियम है और इन्हीं फैराडे के विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं के तहत चाहे प्राथमिक सेल हो या द्वितीयक सेल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रियाएं हो वो कार्य करती हैं। दूसरे विकल्पों को भी परख लेते हैं। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रवृत्ति को बताता है और कहता है जब किसी चालक या कुंडली से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल से परिपथ में जो धारा की उत्पत्ति होती है वो अपने स्वयं के उत्पत्ति के कारण फ्लक्स में होने वाले परिवर्तनों के कारण का विरोध करती है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार कार्य करता है कि उसकी स्वयं की उत्पत्ति का विरोध हो और यही लेंज का नियम है। जूल का नियम विद्युत धारा से प्रतिरोध में जो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित है और जूल का नियम कहता है कि किसी प्रतिरोध में नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग के समानुपाती है। वहीं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक या कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ रासायनिक क्रियाएं और विद्युत धारा के संबंध को विद्युत अपघटन कहते हैं और विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के 2 नियम हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे प्राथमिक और द्वितीयक सेल कार्य करते हैं। किसी तरल विद्युत अपघट्य विलयन में जिसमें आयन की उपस्थिति हो जाती है, अगर विद्युत दिष्ट धारा स्रोत से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक में विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और इन रासायनिक परिवर्तनों को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं और इनकी मदद से हम किसी वस्तु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ा सकते हैं जिसे हम प्लेटिंग कहते हैं और हम सोने, चांदी, निकल या कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। प्लेटिंग के लिए जिस वस्तु पे किसी विशेष धातु की परत चढ़ानी होती है उसे विद्युत परिपथ में ऋण विभव के साथ जोड़ा जाता है और ऋण विभव से जुड़े हुए विद्युत इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो जिस वस्तु पर हमें धातु की परत चढ़ानी होती है उसे कैथोड बना देते हैं और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड धन विभव से जोड़ दिया जाता है और उसी एनोड धातु का ही कोई लवण विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में लिया जाता है। जैसे यहाँ कॉपर की प्लेटिंग के लिए एनोड कॉपर लिया गया है और कॉपर का ही कॉपर सल्फेट विलयन यहाँ लिया गया है और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर और सल्फेट के आयन विद्युत स्रोत के प्रभाव से ऋणायन एनोड पर आकर कॉपर से क्रिया करके विलयन में कॉपर सल्फेट के रूप में घुल जाएंगे। वहीं जो कॉपर के धनायन है वो कैथोड पर आकर उदासीन होकर कैथोड पदार्थ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम पाएंगे कि एनोड का कॉपर विलयन में चला गया और विलयन से कॉपर कैथोड पर परत बना लेता है और इस तरह से हम सोने, चांदी, निकल या कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। जो हमारे विद्युत सेल हैं उनमें विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति भी इसी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से हो सकती हैं। हम धातुओं का शोधन, रिफाइनिंग और विशिष्ट धातुएं जैसे एल्युमिनियम की प्राप्ति या धातुओं में
सबसे उच्चतम कोटि की शुद्धता प्राप्त करने की क्रिया भी इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन की क्रिया से कर सकते हैं। अगर हमें अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करनी हो तो जहां हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है उसे कैथोड बना देते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड बना देते हैं, उसी धातु के लवण का विलयन ले लेते हैं और जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो अशुद्धि तो विलयन में नीचे आ जाती है और शुद्ध धातु विलयन में वापस कॉपर सल्फेट के रूप में प्राप्त हो जाता है और विलयन का कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ जो एनोड पदार्थ था उससे शुद्ध कॉपर तो कैथोड पर जमा हो जाएगा और अशुद्धियां विलयन में नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इस तरह से हम सर्वश्रेष्ठ कोटि की शुद्धता धातुओं में प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इस प्रकार के प्राप्त धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक धातु कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर होता है उसकी शुद्धता 99.99% तक हो सकती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में दिष्ट धारा स्रोत से विद्युत धारा के प्रवाह से जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे हम विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन हेतु हमें दो धात्विक सिरे बैटरी स्रोत से जोड़ने होते हैं। धन विभव से जुड़ने वाले धात्विक इलेक्ट्रोड को हम एनोड और ऋण विभव से जुड़ने वाले धात्विक सिरे को हम कैथोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघट्य तरल पदार्थ है, उसमें लवण के आयंस बन जाते हैं और इसको हम आयनीकरण कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का अगर विलयन दिया गया है तो इसके क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन अलग अलग हो जाते हैं और धन आवेशित क्यूप्रिक आयन ऋण विभव से जुड़े हुए कैथोड की तरफ आकर्षित होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उदासीन होकर कैथोड पर ही जमा हो जाएगा। वहीं जो ऋणायन सल्फेट है वो धन विभव के इलेक्ट्रोड एनोड के पास आकर अपने इलेक्ट्रॉन परिपथ में धारा प्रवाह के लिए दे देगा और एनोड धातु के साथ यहाँ क्रिया करके कॉपर सल्फेट जो बनाएगा वो विलयन में वापस घुल जाएगा। तो हम पा रहे हैं कि ये जो आयन है वो विपरीत प्रकृति के विभव वाले इलेक्ट्रोड पर आकर उदासीन होते हैं और रासायनिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर जमा हुई धातु का द्रव्यमान या धन एनोड इलेक्ट्रोड से निकली हुई धातु के द्रव्यमान की गणना का सूत्र कौन सा है। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए माइकल फैराडे ने दो नियम हमें दिए और जो विद्युत अपघटन का पहला नियम है वो कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा या निकला धात्विक पदार्थ का द्रव्यमान परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती है। अगर परिपथ में धारा कैपिटल आई t समय के लिए प्रवाहित हो तो धारा और समय का गुणा आवेश हो जाएगा और आवेश और द्रव्यमान के बीच में ये जो समानुपाती संबंध है उसे बराबर का संबंध बनाने के लिए हम एक स्थिरांक z का इस्तेमाल करते हैं और इस z को इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ द्रव्यमान आवेश I और T के गुणनफल के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक उस धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है और ये जो B ऑप्शन है वो हमारा सही सूत्र हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान की गणना करने का और यही माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा को भी समझा जा सकता है। अगर आवेश की मात्रा Q एक इकाई हो तो जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगी वही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर आधारित एक बहुत प्रचलित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। हमें चांदी सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछा जाता है। तो चांदी के लिए अगर 1 कूलाम आवेश या 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो वो जो द्रव्यमान कैथोड पर जमा होगा वो 1.1182 मिलीग्राम होगा और वही चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ आसानी से याद किया जा सकता है, वो 1 मिलीग्राम पर कूलाम के आसपास है और 1.11 बड़ी आसानी से याद किया जा सकता फिगर है। अगर आप इसे 1 मिलीग्राम पर कूलाम के सन्निकट मान लें और ये 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया है। अगर हम चांदी के एनोड के साथ कैथोड पर चांदी के डिपोजिशन को समझें और उसके लिए चांदी का जो सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस जल में विलयन है उसे विद्युत अपघट्य के तौर पे इस्तेमाल करें तो इस विद्युत परिपथ में अगर हम 1 एम्पियर दिष्ट धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो कैथोड पर जमा चांदी की मात्रा 1.1182 मिलीग्राम होगी। यही
यही अंतरराष्ट्रीय 1 एम्पियर की परिभाषा का आधार बन जाती है और हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर वो दिष्ट धारा मान है जो 1 सेकंड तक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर प्रवाहित की जाए तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से कैथोड पर 1.1182 मिलीग्राम चांदी को जमा कर देगी। परीक्षाओं में माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार अगर हम श्रेणी में एक से अधिक विद्युत अपघटन के सेल लगा दें और उनमें एक समान धारा एक समान समय के लिए भेजी जाए और अगर धारा और समय एक समान है तो वहां इलेक्ट्रोड पर जमा या निकली पदार्थ की द्रव्यमान मात्रा पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होगी और यही द्रव्यमान पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक जिसे हम कैपिटल ई से बताते हैं उसके भी समानुपाती होगी। तो श्रेणी में जुड़े हुए अलग अलग विद्युत अपघट्यों में जो कैथोड पदार्थ पे धात्विक पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो उस विद्युत अपघट्य में जिस धातु का हम अपघटन कर रहे हैं उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी और किसी भी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक उसके आणविक द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देने से होगा। यदि हम चांदी के एनोड और कैथोड के साथ चांदी के लवण सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में चांदी का वोल्टामीटर को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले कॉपर वोल्टामीटर के साथ श्रेणी में जोड़ दें और साथ ही में पानी का विद्युत अपघटन करने के लिए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के साथ एक वाटर वोल्टामीटर को जोड़ दें और एक ही स्रोत से एक समान समय के लिए एक समान धारा अगर प्रवाहित करें तो यहाँ पानी के विद्युत अपघटन से एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर जो हाइड्रोजन की मात्रा प्राप्त होगी उसका आयतन 1:2 में होगा क्योंकि हाइड्रोजन एक संयोजी और ऑक्सीजन 2 संयोजकता रखता है। तो जब ऑक्सीजन का एक परमाणु उदासीन होता है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु या एक अणु उदासीन हो जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं से हाइड्रोजन के परमाणु दुगनी संख्या में दुगने आयतन के साथ प्राप्त होंगे। यहाँ कॉपर की संयोजकता 2 है और चांदी की संयोजकता 1 है। चांदी का परमाणु भार लगभग 108 यूनिट है तो संयोजकता का भाग देने पे चांदी की रासायनिक तुल्यांक 108, तांबे का परमाणु भार 63.5 इकाई है और संयोजकता 2 का भाग देने पर तांबे का रासायनिक तुल्यांक 31.75 इकाई प्राप्त होगा। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 इकाई और संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 इकाई और संयोजकता 2 है तो ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक 8, हाइड्रोजन का 1, कॉपर तांबे का 31.75 और चांदी का 108 इकाई है। तो यहाँ जो द्रव्यमान अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जमा होगा सीरीज में लगे हुए इन वोल्टामीटर में वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में 8:1:31.75 कॉपर के लिए और अनुपात 108 चांदी के लिए हमें प्राप्त होगा। यही माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है। श्रेणी में लगे हुए अलग अलग विद्युत अपघट्यों में जो पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती है और रासायनिक तुल्यांक उनके परमाणु द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देने से प्राप्त होगा। आज का चौथा प्रश्न व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित प्राथमिक सेल लेक्लांसे के ड्राई सेल से संबंधित है और पूछा गया है कि लेक्लांसे ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा है। तो ऐसे सेल जिनमें रासायनिक प्रक्रियाएं एक तरफा चलती हैं और रासायनिक पदार्थ रासायनिक क्रियाएं करके विद्युत ऊर्जा को देकर जब अपना रूप बदल लेते हैं तो सेल के पदार्थ अनुपयोगी हो जाते हैं और सेल लगातार काम नहीं करता। ऐसे एक तरफा रासायनिक क्रिया वाले विद्युत ऊर्जा स्रोतों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। सबसे पहले ईस्वी सन 1801 में वोल्टा ने वोल्टेइक सेल को बनाया था और बाद में व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित कार्बन के धन इलेक्ट्रोड एनोड और जिंक का कंटेनर वाला ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड के साथ पोर्टेबल एप्लीकेशन के लिए जो ये ड्राई सेल है शुष्क सेल वो सबसे ज्यादा सस्ता और उपयोगी प्रचलित प्राथमिक सेल हमारे विविध उपयोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा। और इस सेल में हम अमोनिया क्लोराइड को जिंक क्लोराइड के साथ मिलाकर एक पेस्ट के रूप में विद्युत अपघट्य के बतौर इस्तेमाल करते हैं और अमोनिया क्लोराइड अपघटन होकर अमोनिया का धनायन और क्लोराइड का ऋणायन बना लेता है। क्लोराइड का ऋणायन की प्रवृत्ति क्लोराइड ऋणायन जिंक कंटेनर की तरफ आकर्षित होकर अपने
अपने इलेक्ट्रॉन देकर जिंक कंटेनर को ऋण विभव दे देता है। वहीं जो अमोनिया आयन है वो इस कार्बन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर इस इलेक्ट्रोड को धन विभव दे देता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगभग 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो लेक्लांसे सेल में धन विभव का एनोड इलेक्ट्रोड कार्बन ग्रेफाइट का है और जिंक का जो कंटेनर है वो ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है और अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के बतौर इस्तेमाल किया जाता है और इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह के लेक्लांसे ड्राई सेल कॉमर्शियली सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसी प्रश्न के दूसरे विकल्पों को देखते हैं जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे हम विद्युत अपघट्य के बतौर वोल्टा सेल और डेनियल सेल में इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो हमारे क्षारीय प्राथमिक सेल हैं उनमें हम जिंक के ऋण इलेक्ट्रोड के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड के धन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक विद्युत अपघट्य के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली सेल क्षारीय प्राथमिक सेलों में इस्तेमाल होने वाला विद्युत अपघट्य है। अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम लेक्लांसे सेल और ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य के तौर पे करते हैं। वहीं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वोल्टेक या डेनियल सेल में इस्तेमाल होने वाला विद्युत अपघट्य है। प्रश्न है एक वोल्टा सेल में स्थानीय क्रिया को कैसे रोकते हैं। तो पहले समझते हैं लोकल एक्शन स्थानीय क्रिया का जो दोष है वो क्या है। तो जो हम जिंक ऋण इलेक्ट्रोड के बतौर इस्तेमाल करते हैं उसमें अशुद्धि के तौर पे कार्बन या आयरन हो सकते हैं और ये अशुद्धि के परमाणु जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक की रोड को डाला जाता है तो वो धन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करने लगते हैं और H2SO4 विलयन के धनायन हाइड्रोजन आयन को आकर्षित करके उसे इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन करने का कार्य करते हैं और इसी प्रक्रिया में जिंक छड़ सल्फेट आयन के इलेक्ट्रॉनों को उदासीन करके जिंक को जिंक सल्फेट के रूप में विलयन में विलोपित कर देती है और हम बाह्य परिपथ में कोई भी विद्युत धारा नहीं भी लें तब भी हमारी जिंक इलेक्ट्रोड की पदार्थ यहाँ कार्बन और आयरन जैसी अशुद्धियों के एनोड और जिंक के कैथोड के बीच में एक स्थानीय सेल के तौर पे लगातार धारा प्रवाह करते हुए जिंक को नष्ट कर देगी। अशुद्धियों के कारण जिंक के साथ जो स्थानीय स्तर पर सेल बनता है उसे प्रभावहीन बनाने के लिए जिंक के ऊपर हम एक पारे की परत को चढ़ा देते हैं और इस तरह से पारे की परत को जिंक की प्लेट पर चढ़ाने को हम अमलगमेशन कहते हैं। अमलगमेशन या पारा चढ़ाकर जब हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो अशुद्धियां पारे की परत के अंदर दबी रहती है और जिंक पारे में घुलकर बाहर अम्ल के साथ क्रियाएं कर सकता है। तो जब हम बाह्य परिपथ में परिपथ पूर्ण करते हैं तो विद्युत रासायनिक क्रियाओं से जिंक आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर उसे धन विभव दे देता है और सल्फेट आयन जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाकर विलयन में जिंक को विलोपित करके ऋण विभव दे देते हैं और लगभग 1.08 विभवांतर के साथ ये दोनों इलेक्ट्रोड बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का संचरण तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारा जिंक विलयन में विलोपित न हो जाए और बिना विद्युत परिपथ के अमलगमेटेड पारा चढ़ी हुई जिंक की इलेक्ट्रोड के अशुद्धियां क्रियाशील नहीं रहेंगी तो जिंक स्थानीय क्रियाओं के दुष्प्रभाव से सुरक्षित बचा रहेगा। यहाँ जो दूसरे विकल्प हैं उनकी भी विवेचना समझी जा सकती है। अगर हम बहुत सारे सेलों को श्रेणी में इस तरह से जोड़ते हैं कि एक सेल के धन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरे का ऋण इलेक्ट्रोड क्रमागत जुड़ते चले जाते हैं तो सभी के विभव आपस में जुड़कर कुल विभव को अधिक कर देंगे और सेल सामान्य धारा क्षमता के साथ उच्च विभव पे कार्य करने वाली एक बैटरी जैसी स्थितियां बना देगा। अगर हम इसी तरह से सेलों के सभी धन इलेक्ट्रोड को एक साथ और ऋण इलेक्ट्रोड को एक साथ जोड़कर समांतर में जोड़ते हैं तो पूरे समूह का विद्युत वाहक बल और एक सेल का विद्युत वाहक बल एक समान रहता है, लेकिन समांतर समूह में जुड़े हुए सेलों का जो बैटरी समूह है उसकी धारा क्षमता सभी सेलों की एकल क्षमताओं के योग से अधिक हो जाती है। तो जब हमें अधिक विभव का निर्गत चाहिए हम सेलों को श्रेणी में जोड़ सकते हैं और अधिक धारा के निर्गत के लिए सेलों को समांतर में जोड़ा जा सकता है। डीपोलराइजिंग एजेंट एक ध्रुवीकरण की दोष प्राथमिक सेलों में होता है, उसे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में अगले प्रश्नों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ सेल में जो स्थानीय क्रिया जिंक में अशुद्धियों के कारण होती है और प्रचलित अशुद्धियां आयरन और कार्बन है और उससे एक स्थानीय स्तर पे सेल प्रक्रिया चालू होने पे बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह नहीं भी होने पर जिंक का लगातार विलयन में विलोपन
होता रहता है उसे रोकने के लिए हम जिंक के ऊपर एक पारे की परत चढ़ा देते हैं और इसको अमलगमेशन कहते हैं। और अमलगमेशन से हम प्राथमिक सेल में होने वाली स्थानीय क्रिया को रोक सकते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, एक वोल्टा सेल में ध्रुवण की क्रिया को कैसे रोकते हैं? तो पहले ध्रुवण की क्रिया को समझते हैं और उससे होने वाली परेशानी को जानते हैं। जब हम कॉपर के इलेक्ट्रोड और जिंक के इलेक्ट्रोड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघट्य विलयन में रखते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आयनीकृत होकर H आयन और सल्फेट आयन बना लेता है और H आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से एफिनिटी होने के कारण उसकी तरफ आकर्षित होकर कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेके स्वयं तो उदासीन हो जाते हैं और कॉपर को धन विभव दे देते हैं। इसी प्रक्रिया में सल्फेट आयन जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना के जिंक को विलयन में विलोपित कर देता है और जिंक इलेक्ट्रोड को ऋण विभव और ऋण आवेश प्रदान कर देता है। H आयन यहाँ उदासीन होकर H2 गैस बना लेते हैं और H2 गैस विद्युत रूप से कुचालक होने के कारण H आयन के आवागमन को बाधित करती है और उससे कॉपर इलेक्ट्रोड के समीप H के धनायनों की परतें जमा होने लगती है और समान आवेश प्रकृति के H आयन जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो परिपथ के अंदर आयनों का मूवमेंट ज्यादा बाधित होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसकी बाह्य परिपथ में धारा वहन करने की क्षमताओं में कमी हो जाती है। तो जब हम बाह्य परिपथ में ज्यादा धारा का आवागमन चाहते हैं तो H आयनों की इस तरह की सांद्रता सेल के निर्गत को घटा देती है और इस क्रिया कॉपर के धन विभव एनोड इलेक्ट्रोड के पास H आयनों का इकट्ठा होना सेल में ध्रुवण क्रिया कहलाता है और ध्रुवण को रोकने के लिए हम डीपोलराइजिंग एजेंट विध्रुवक कारक का इस्तेमाल करते हैं जो वोल्टेइक सेल को सुधार कर बनाए गए डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लक्लांसे सेल में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एक डीपोलराइजिंग एजेंट विध्रुवक कारक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डैनियल सेल में हम जिंक के ऋण इलेक्ट्रोड को केंद्र भाग में ले लेते हैं और इसके चारों तरफ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य को एक सरंध्र पात्र में रखा जाता है जिसके आर पार आयनों का आवागमन हो सकता है। इस सरंध्र पात्र के बाहर कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है और इसके ऊपर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, जालक हैं, ठोस रूप में इस प्रकार रखे जाते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर सल्फेट की सांद्रता कम होगी तो ये विलयन में घुलकर सांद्रता को नियत बनाए रखेंगे। प्रक्रिया के दौरान सल्फेट आयन जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेंगे और H आयन पोरस पात्र से बाहर आकर कॉपर के इस धन विभव इलेक्ट्रोड तक पहुंचने से पूर्व कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही क्रिया करके क्यूप्रिक आयन बना देंगे और स्वयं H2SO4 बना देंगे और क्यूप्रिक आयन यहाँ कॉपर के पात्र से इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर कंटेनर को धन विभव देगा और यहाँ H आयनों की सांद्रता नहीं बनेगी और पोलराइजेशन नहीं होगा। और इसी प्रकार की प्रक्रिया के लिए हम ड्राई सेल में जो कार्बन ग्रेफाइट का हमारा इलेक्ट्रोड है जिसके पास H आयनों का इकट्ठा होना हो सकता था उसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ H आयन MnO2 के साथ जल बना देते हैं और ये जो पेस्ट है चालक वो H आयन के इलेक्ट्रॉन का आवागमन का साधन भी बन जाता है और H आयन की सांद्रता को भी यहाँ होने नहीं देता और डीपोलराइजिंग एजेंट की भांति MnO2 यहाँ कार्य करता है। तो लैक्लांसे सेल में MnO2 विध्रुवक कारक डीपोलराइजिंग एजेंट है, वहीं डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डीपोलराइजिंग एजेंट का कार्य करता है। आज की लर्निंग वीडियो का आखिरी ये 7वां प्रश्न देखते हैं। एक सेल के सिरों के विभव पर क्या असर होगा यदि सेल से निकलने वाली लोड धारा का मान बढ़ाया जाए? तो हमारे सभी प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल विद्युत अपघट्य में दो अलग अलग प्रवृत्ति के इलेक्ट्रोडों को, एक को धन विभव और दूसरे को ऋण विभव देके एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लेते हैं। साथ ही साथ विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों के आवागमन से परिपथ की धारा का प्रवाह का परिपथ पूर्ण होता है और सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में आयनों के आवागमन में जो प्रतिरोध जैसी बाधा है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। सभी सेलों में कुछ मात्रा में आंतरिक प्रतिरोध होगा और जो शुष्क सेल है जिसमें हम एक पेस्ट के रूप में अमोनिया क्लोराइड का विद्युत अपघट्य इस्तेमाल करते हैं उसका आंतरिक प्रतिरोध सापेक्षता अधिक भी है। और जब हम सेल के सिरों पर कोई विद्युत भार लगा के परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में एक विभवपात होता है और विद्युत वाहक बल से ये आंतरिक विभवपात
घटकर सेल के सिरों पे विभवांतर की प्राप्ति होती है। और अगर हम सेल से प्राप्त होने वाली धारा का मान लगातार बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात का मान बढ़ने से सिरों के विभव का मान लगातार घटता है। तो सेल के सिरों का विभव लगातार घटेगा यदि सेल की धारा को हम लगातार बढ़ाते हैं। यहाँ बी दूसरा विकल्प सही विकल्प है। सिरों के विभव के मान में कमी आएगी अगर परिपथ में बहने वाली धारा आंतरिक प्रतिरोध जो नियत मान का है उसमें अधिक विभवपात करती है। लेक्लांसेस जैसे सेल में हम अगर सतत रूप से अधिक धारा को लगातार प्रवाहित करते हैं तो यहाँ ध्रुवण की क्रिया से भी आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है और निर्गत विभव में काफी कमी हो जाती है। तो हम कुछ समय अगर सेल को परिपथ से हटा देते हैं और यहाँ H आयन उदासीन होकर H2 गैस बनकर जब बाहर निकल जाते हैं, ध्रुवण खत्म हो जाता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हमें सेल के सिरों पर विभव का मान भी प्राप्त होने लगता है और सभी सेलों में आंतरिक प्रतिरोध के कारण धारा प्रवाह से जो विभवपात होता है उससे सिरों का विभव घटता है और जितनी अधिक धारा लेंगे सिरों का विभव विद्युत वाहक बल से उतना ही कम हो जाएगा। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सैद्धांतिक समझ को बनाने के साथ साथ हमने सभी प्रकार के परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उन पैटर्नों को समझा है। हमारी इसी और दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो की मदद से आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सभी लर्निंग वीडियो को देखने, सराहने और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।